Hello, good morning students. How are you? Welcome to online classes run by SBM Senior Secondary School, Bhadra, Junjalore. Students, in the previous video, you studied about interrogative sentence, first part, S-type sentence, and now you will study the second part, the remaining second part of interrogative sentence, WH-type sentence. So please look toward the whiteboard and try to understand whole of the sentence. स्टूडेंट्स, आप WH टाइप सेंटेंस पढ़ रहे हैं. आपने WH टाइप सेंटेंस में पार्ट 2 देखा. पार्ट 2 में स्टूडेंट्स आपको मिला था हु का मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, एक वचन वाला. आज मैं आपको एक बहुवचन वाला एग्जाम्पल बताता हूँ, इसलिए थोड़ा गौर से देखिए. आपने स्ट्रक्चर देखा था, उसी स्ट्रक्चर के आधार पे हम लगाएंगे. जैसे हमें कौन कलम देते हैं. देखो स्टूडेंट्स, हमें कौन कलम देते हैं या कौन हमें कलम देते हैं. स्टूडेंट्स याद रखना, मैंने आपको बताया है कि ये आगे पीछे हो सकते हैं, स्पेशली हु के लिए. तो स्टूडेंट्स याद रखना, यहाँ पे अगर बिंदी रहता है के ऊपर अगर बिंदी रहता है तो उसको प्लूरल माना जाता है. हिंदी में आपको इनसे पता नहीं चलेगा कि यह सिंगुलर है कि प्लूरल है. सिंगुलर और प्लूरल को पता करने के लिए आपको इसका जवाब आंसर देना पड़ेगा. जैसे हमें कौन कलम देते हैं, तो इसका आंसर 2 प्रकार से हो सकता है. हमें हमारे पिताजी कलम देते हैं, तब तो आदर के साथ कहोगे. तो जब आदर के साथ कहोगे तो यह हो जाएगा सिंगुलर, क्योंकि पिताजी एक ही हैं. हमें हमारे बड़े भाई साहब हमें कलम देते हैं, तब भी सिंगुलर हो जाता है. ठीक है. लेकिन हमें हमारे मित्र कलम देते हैं. अब देखो यहाँ पर चूंकि मैंने बिंदी लगाया है, इससे यह क्लियर हो रहा है कि यह जो है शब्द है प्लूरल सब्जेक्ट की ओर डिनोट कर रहा है. ठीक है. इनसे पता चल रहा है कि ये जो कौन शब्द है कैसा है, प्लूरल है. तो इसका जब आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा था, हु को सबसे पहले लिखे थे, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, हु. अब हु को क्यों लिखे स्टूडेंट्स, जरा गौर से देखना, क्योंकि हमने बताया था कि कौन चाहे सेंटेंस के शुरुआत में आए चाहे सेंटेंस के बीच में आए, हम उसकी इंग्लिश जो हु होती है सबसे पहले लिखते हैं. राइट. अब यहाँ हु लिखने के बाद स्टूडेंट स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा दूसरे नंबर पर यानी सेकेंड स्थान पर आपका मेन वर्ब था. यही था ना. तो मेन वर्ब देना है, देख लो. तो देना का आप भी जानते हो क्या होता है, गिव. चूँकि हमें हमारे मित्र लोग हमें कलम देते हैं, तो यहाँ पर लग रहा है कि ये बहुवचन है. कई मित्र, जितने हमारे मित्र हैं हमारे क्लास में पढ़ते हैं, कभी वो कलम दे देते हैं, कभी वो कलम दे देते हैं, कभी वो कलम देते हैं. इसका मतलब कई लोग देते हैं. तो यह प्लूरल हो गया, अर्थात ये भी प्लूरल हो गया. तो इसको प्लूरल वर्ब चाहिए, तो प्लूरल वर्ब चाहिए तो प्लूरल है ही. इसमें SES लगाने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले हम हु लगाएंगे, फिर गिव लगाएंगे. चूँकि ये दोनों प्लूरल हो गया, देखो ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल, कॉम्बिनेशन बैठ गया. कोई यहाँ पर हम इसमें SES नहीं लगाएंगे. अब आते हैं डिटरमिनर का प्रयोग करते हैं. डिटरमिनर स्टूडेंट्स आया नहीं है, तो हमें ऑब्जेक्ट लगाना होगा. स्टूडेंट्स आपको मैं बताया था कि यहाँ पर देखो कलम हमें क्या देते हैं, हमें हमारे मित्र क्या देते हैं. क्या लगाओ, कर्म पाओ ज़्यादातर. ठीक है. निर्जीव वाला कर्म बताया था स्टूडेंट, याद है आपको. वाट लगाइए, ऑब्जेक्ट पाइए. क्लियर. वो भी कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पेन आया, हु गेव पेन. ठीक है. अब बहुत लोग देते हैं तो यहाँ ऐसा लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारे मित्र लोग देते हैं तो कलम अपने आप यह हो रहा है कि बहुवचन हो गई. अरे जब कर्ता लोग बहुवचन हो गए हैं तो देने वाला अगर एक होता तो यह लगता कि एक कलम दे रहा है. अब जब कर्ता कई लोगों की ओर इंगित कर रहा है, इसका मतलब कई लोग कलम देते हैं. तो कलम कई लोग देंगे तो एक तो देंगे नहीं, तो इसका मतलब प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा. इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, पेन्स लगा दिया स्टूडेंट्स. तो हु गिव. ठीक है, गिव पेन्स. अब ध्यान दो स्टूडेंट, गिव के साथ टू भी लगता है.
गिव के साथ टू भी लगता है, तो यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो टू। अब हमें का ठीक है इंग्लिश क्या होता है, अस। स्टूडेंट एक बड़ी अच्छी बात आ गई इस सेंटेंस में कि इसमें आपको ठीक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। देख लो ठीक है, हमारे मित्र, यहाँ मान लो सब्जेक्ट है, हमारे मित्र किसे, किसको, किनको क्या देते हैं। देखो हमारे मित्र किसे, किनको ठीक है क्या देते हैं, तो क्या के बदले तो पेन्स आ ही गया स्टूडेंट्स, यानी क्या के बदले पेन्स आ गया, तो इसका मतलब यह ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया। अब किन्हें देते हैं, किन्हें मैंने बोला था इंग्लिश में होम लगाइए ऑब्जेक्ट पाइए, वो भी कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक है, सजीव वाला। तो हमें हमेशा सजीव होता है क्योंकि हम जो है एक लिविंग पर्सन हैं। तो यहाँ पर वो गिव पेन्स टू अस, तो ये जो देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स याद रखना, गिव के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं उस स्थिति में जब कोई इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। एक बात ये भी मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्ट वह भी यहाँ पीछे इनडायरेक्ट वाला होगा तभी टू का प्रयोग करेंगे, अन्यथा टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे ध्यान से देखना, हु ठीक है गिव अस पेन्स। स्टूडेंट्स 100% सही है स्टूडेंट्स, ये भी सही है और ये भी सही है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हु गिव अस पेन्स, हु गिव ठीक है पेन्स टू अस। यहाँ क्लियर आपको लगाना पड़ेगा। कारण बता दूँ स्टूडेंट्स, नियम मैं बता रहा हूँ, जब ठीक है गिव के साथ कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ पर गिव और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में टू का प्रयोग नहीं करते हैं, राइट। सेकंड, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आने के बाद वहीं पर समाप्त नहीं होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आता है जो सजीव होता है, चाहे उसमें हिम हो, हर हो, देम हो, यू हो, मी हो, अस हो, या कोई कॉमन नाउन का, जैसे राम हो, श्याम, गीता, सीता, कोई भी बॉय गर्ल कोई भी हो, कॉमन या प्रॉपर नाउन का ऑब्जेक्ट हो, तो हमेशा हमें यहाँ पर टू लगाना चाहिए, राइट। ये हो गया पहला रूल। सेकंड, इसमें देख लो, जब मेन वर्ब गिव के साथ ठीक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे आ जाए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे आ जाए, इस अवस्था में हमें उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। सिंपल है, आप गौर से देख लीजिए। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने हु के साथ गिव लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया, लेकिन एस ई एस आई एस का प्रयोग जरूरत के हिसाब से नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यह सब्जेक्ट प्लूरल की ओर डिनोट कर रहा है, इनकी ओर डिनोट कर रहा है, ठीक है, हमारे मित्रों की ओर डिनोट कर रहा है, ये भी इनको डिनोट कर रहे हैं। तो जब ये बहुवचन हो जाएंगे स्टूडेंट, तो ये भी बहुवचन हो जाएगा। आपको मालूम है कि बहुवचनकर्ता के साथ कभी एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? एनी प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो स्टूडेंट्स, कमेंट में आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा। लेकिन 100% स्टूडेंट्स, आप अगर गौर से इसको देखेंगे तो आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं आनी है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा, इसको यहाँ और इसको यहाँ, इनको आप समझिएगा। देखो आ गया स्टूडेंट, इसी चीज़ को मैं एक अलग तरीके से एक रोमांचकारी एग्जाम्पल लिखना चाहता हूँ। ज़रा ध्यान से देखना, मुझे समझ में आ गया कि ये आपको ज़रूर आया होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल बड़ा ज़बरदस्त लिखने जा रहा हूँ, उसको ज़रा देखना, गौर से देखना। बड़ा फेमस है स्टूडेंट्स, और वही एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। देखो, अब देखो स्टूडेंट, किस किस ने किस को क्या क्या दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा कौन
कौन किस किस को क्या क्या देता है, ऐसे हो जाएगा। वैसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ज़्यादा फिट बैठता है, लेकिन अगर हम किस किसने या किसने कर देते हो वही सब्जेक्ट है, किस किसने किस किस को क्या क्या दिया, ध्यान देना। तो यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चला गया, तो हम इसमें ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर देंगे। ये आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस का भी सेंटेंस हो जाएगा आने वाले टेंसेस में, और इसमें तो है ही थोड़ा सा वही सब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे देखो ऐसे करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब कौन कौन लगा दोगे तो यहाँ पर आपको मालूम हो जाएगा, चाहे आप देता है लिख दो, कौन कौन किस किस को क्या क्या देता है, या कौन कौन किस किस को क्या क्या देते हैं। तो इसमें स्टूडेंट ध्यान देना, अब मैंने लिखा कौन कौन, देखो एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स कि अगर हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द 2 बार आया हो, 3 बार आया हो, 10 बार आया हो, तो वहाँ पर उसकी जो इंग्लिश होगी उसको केवल 1 बार लिखेंगे। फिर से सुन लो, अगर इंग्लिश में ठीक है ना आपको सेंटेंस में वाट मिलता है तो आप तो समझ जा रहे हो यार 1 बार वाट आया है, लेकिन हो सकता है हिंदी में उसको 2 बार क्या क्या लिखा गया हो। तो हिंदी में अगर 2 बार आया हो, 3 बार आया हो, क्या क्या हो, कौन कौन हो, किसका किसका हो, किसकी किसकी ऐसे आया हो, तो उन सेंटेंसेस की जो इंग्लिश होती है, उन वर्ड की जो इंग्लिश होती है, उनको हम सबसे पहले तो लिखेंगे, लेकिन वह भी सिंगल, केवल एक जो ही होता है, ये नहीं कि वाट वाट, कौन कौन, हु, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो कौन कौन किस किस को क्या क्या देता है, या कौन कौन किस किस को क्या क्या देते हैं। अब स्टूडेंट्स ध्यान देना, तो चाहो तो इसमें से एक चीज़ हम कर सकते हैं, एक एक को हटा देते हैं, एक एक को लो स्टूडेंट्स। अब चाहे जिसमें इसमें भी 2 आया था, इसमें अब इनमें से मैंने क्या किया, इसको एक हटा दिया, एक इसको हटा दिया, एक इसको हटा दिया, जो बचा है उसी को पढ़ लो। अब स्टूडेंट्स कौन किसको क्या देता है, स्टूडेंट समझिए आप, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में थोड़ा और फिट बैठेगा, किस किसने किस किस को क्या क्या दिया, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बैठता है। तो उसी किस किसने का ही कौन कौन होता है, मैंने बताया था पर्यायवाची है, तो प्रेजेंट में भी हमने बना दिया। तो प्रेजेंट में बनाया तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से एक सिंगल कौन को, इसमें किस को, इसमें क्या को काट देंगे, और जो बचेगा वही हमारा सेंटेंस होगा। तो कौन किसको क्या देता है। लो अब स्टूडेंट समझना, यहाँ पर जो कौन शब्द आया है ये किसको, और यह भी, और क्या, तीनों इंट्रोगेटिव हैं स्टूडेंट्स, तीनों इंट्रोगेटिव हैं। तो अब इंट्रोगेटिव हैं, हमको एक चीज़ इसमें मिली है देना, देख लो यही हमको एक वर्ब मिली है, और सब्जेक्ट कहाँ गया, ऑब्जेक्ट कहाँ गया, ऑब्जेक्ट कहाँ गया। तो स्टूडेंट्स मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हाँ आपको ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए था, ठीक है, राम, ठीक है, श्याम को कलम, लो भाई स्टूडेंट्स आप देखना, इसमें सब्जेक्ट के रूप में राम भी नहीं आया है, ही भी नहीं आया, सी भी नहीं आया, वह तुम मैं कुछ नहीं आया, ना ऑब्जेक्ट के रूप में, सॉरी न नाउन के रूप में, न प्रोनाउन के रूप में। देख रहे हो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं आया है, आया भी तो है प्रश्नवाचक शब्द के रूप में, आया भी तो है प्रश्नवाचक शब्द के रूप में, आया भी तो है प्रश्नवाचक शब्द के रूप में। दूसरे सेंटेंस में आप देख रहे थे तो ऐसे आता, सीता कहाँ जाती है, कौन सीता को पीटता है, राम बाजा, ऐसे आ रहे थे, ही वह, ठीक है। लेकिन इसमें देखो, इसमें आपको एक भी सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है जो पहचान में आए, ना मैं मिल रहा है, न तुम मिल रहे हो, न हम मिल रहे हैं, न वह मिल रहा है, न सीता, न गीता, न राम, न श्याम। देख लो, आप ही देख लो, अब समस्या फंसती है। तो स्टूडेंट्स आप अगर गौर से पढ़े होंगे, पिछली वीडियो को देखे होंगे, तो मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि कौन लगाओ कर्ता पाओ, कौन लगाओ कर्ता पाओ। तो जब कौन लगाने से कर्ता मिल रहा है स्टूडेंट, तो यही कौन कर्ता ही तो हो गया। नहीं समझ में आया?
मैंने फार्मूला बताया था कौन लगाओ करता पाओ। जब कौन लगाने से करता मिल रहा है इसका मतलब कौन ही तो करता है, दो काम करता है। बस गलती इसकी यही है कि दो काम करता है, तो दो काम करता है तो करने दो ना, इनका काम तो कर रहा है, हमको यही चाहिए तो मिल गया। यही सब्जेक्ट भी है स्टूडेंट्स, यही कौन जो है सब्जेक्ट भी है। फिर मैंने बोला था क्या लगाओगे तो ऑब्जेक्ट पाओगे, वो भी निर्जीव वाला। तो भाई क्या लगाने से हमको ऑब्जेक्ट मिलता है, तो यही तो ऑब्जेक्ट हो गया। यही क्या शब्द ही ऑब्जेक्ट है यहाँ, अभी मैं प्रूफ कर रहा हूँ। फिर मैंने बोला था किसको, किनको, ठीक है, किन्होंने, ठीक है, ऐसे यानी किसको, किसे, किसको, किनको आप लगाओगे तो आपको जो है सजीव वाला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो लो भाई ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। अंतर इतना है यह इनडायरेक्ट है और यह डायरेक्ट है। क्लियर हुआ? अभी आप पढ़ें तो जब इनके लगाने से हमको सब्जेक्ट मिलता है तो यही सब्जेक्ट हो गए, इनको लगाने से ऑब्जेक्ट मिलता है तो यही ऑब्जेक्ट हो गए सजीव वाला, इनको लगाने से ऑब्जेक्ट मिलता है तो यही ऑब्जेक्ट हो गए अदेना वो के रूप में। तो अब चाहिए क्या आपको तो मैंने बोला था किसी भी सेंटेंस को क्लियर होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए आपको एक सब्जेक्ट चाहिए, आपको एक वर्ब चाहिए। तो लो भाई वर्ब तो पहले से थी, आप भी जानते हो। सब्जेक्ट भी मिल गया, अगर ये नहीं आते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आ गए हैं तो लिखना होगा। तो यहीं पे लगा दो स्टूडेंट, जब कौन लगाने से कर्ता मिलता था तो कर्ता लगा दो यहाँ पे। राम श्याम को कलम देता है। स्टूडेंट फिर से देखिए एकदम सिंपल, राम श्याम को कलम देता है। क्लियर हो गया। राम मतलब कौन, पूछा है कौन, तो उसका उत्तर मैंने दे दिया राम। किसको, श्याम को, क्या, कलम। लो अरे भाई प्रश्न ही तो पूछ रहा है, सब्जेक्ट के बारे में पता करना चाहता था, मैंने सब्जेक्ट को बोल दिया। ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना चाहता, मैंने ऑब्जेक्ट को बोल दिया। इस ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना चाहता था, मैंने ऑब्जेक्ट को बोल दिया। तो जब हमको ये सब मिल गए तो हमें अब बात यहाँ फंसती है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम इसमें, चूँकि इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे किसको। तो स्टूडेंट्स वही फॉर्मूला चल रहा है अभी कौन का, कौन वाला फॉर्मूला चलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट वही है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हु, चाहे आगे है चाहे बीच में। अब इनमें से चाहे जिसको लगा सकते हो। अभी इसके पहले वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आएंगे तो कैसे लिखेंगे। तो हु, अब दूसरे नंबर पे क्रिया लगती है, आप भी जानते हो। राम देता है तो राम के लिए आया तो सिंगुलर हो गया। हु गिव्स, आप पहले इसको लगा देते हैं, व्हाट टू हुम। देख लो स्टूडेंट्स, हु गिव्स व्हाट टू हुम, या ऐसे लगा दो, हु गिव्स हुम व्हाट। देख लो स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए, कंफ्यूजन में मत जाइए आप, एकदम क्लियर है। हु गिव्स हुम व्हाट, हु गिव्स व्हाट टू हुम, दोनों बराबर है। एकदम पहला वाला जो अभी एग्जांपल मैंने बोला था सेम टू सेम वही आ गया। अंतर क्या है स्टूडेंट कि ये प्रश्नवाचक शब्द के रूप में सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है। ये प्रश्नवाचक शब्द के रूप में सब्जेक्ट भी हैं ऑब्जेक्ट भी हैं, इसीलिए आपको समझ में आ रहा है कि सर इसमें तो न राम आया, न सीता आया, न मैं, न तुम, न वह, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, नहीं आया कोई बात नहीं है। इंट्रोगेटिव वर्ड भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। अगर ऐसे कहीं सेंटेंस में आता है तो हमें ज़रूर लिखना पड़ेगा। राइट स्टूडेंट्स, समझ में आया? उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा प्लीज़, इसलिए आप अटेंटिवली ध्यानपूर्वक देखें, इधर उधर बिल्कुल भी ध्यान न दें। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, ये है पार्ट 2 स्टूडेंट्स, जिस पर थोड़ा सा मैंने जोर दिया ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। यही हु वाला एक ऐसा शब्द है जिसके साथ यस है, यस का प्रयोग करते हैं, डू डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये हो गया पार्ट 2 स्टूडेंट, आप इसको समझ जाइएगा। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं ध्यान देंगे नहीं समझ में आएगा। स्टूडेंट्स एक फार्मूला और मैं लिखना चाहूँगा, डिटेल में है स्टूडेंट्स लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ते चलो, ठीक है। इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है सबसे पहले हो जाएगा इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस नाउन, ठीक है, नाउन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट के रूप में आएगा, प्लस मेन वर्ब प्लस एस
ES IS प्लस डिटरमिनर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस इंट्रोगेशन मार्क। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस नाउन मैंने लिखा है। आप दोनों मिलकर ये जो देख रहे हो ना, ये दोनों मिलकर किसका काम करेंगे? सब्जेक्ट का। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखना, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको बोलने में, स्पीक करने में, सुनने में कोई प्रॉब्लम कहीं पर नहीं होगी। आप अच्छे से इंग्लिश को बोल सकते हो अगर आपके अंदर फ्लुएंसी आ जाएगी तो देखो आप इंट्रोगेटिव वर्ड, आप देखो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, जैसे कैसा बालक, ठीक है, चोरी करता है। अब देखो स्टूडेंट्स, कैसा बालक चोरी करता है, आप गौर से देखना इसको, बस बात पूरी इसी पे टिकी हुई है। आपको खाली इन दोनों शब्द को समझना है, बाकी को छोड़ो तो आप जानते ही हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ कैसा बालक चोरी करता है। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना कि अगर मैं ऐसे कर दूं बालक चोरी करता है, तो इसको आप भी समझ रहे हो कि ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, उधर से क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। क्लियर? एम आई राइट स्टूडेंट्स? बालक चोरी करता है, द लैड्स आर द बॉय स्टिल्स, चोरी करता है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव हो गया, नो प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट्स लेकिन यहाँ पर बालक की विशेषता भी पूछ रहा है, ठीक है, बालक चोरी करता है, लेकिन उसने और पूछ दिया कैसा बालक। अब कैसा का मतलब समझ रहे हो? यह है एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, जो कैसा होता है, कैसी होता है, किस प्रकार होता है, उसको इंग्लिश में हाउ बोलते हैं। और हाउ जो होता है एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों होता है। जब वह किसी नाउन की विशेषता बतलाता है तो वह एडजेक्टिव कहलाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जब वह किसी वर्ब की, एडवर्ब की, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है तो वह खुद एडवर्ब कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, बालक अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो नाउन है, ठीक है, बालक ए बी नाउन संज्ञा है और इंग्लिश में नाउन हो गया, तो बालक का आप बॉय कर लो, ठीक है, या लैड कर लो। तो ये नाउन है, तो अब जब नाउन है तो यहाँ पर इसका आंसर ध्यान दो स्टूडेंट, कैसा का अगर स्टूडेंट आंसर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर आप कुछ भी दे सकते हो जो सटीक बैठे। बेईमान बालक, ठीक है, आप चाहे बेईमान लिखो, चाहे लिख दो यहाँ पे शरारती, ठीक है, फिर चाहे लिख दो, ऐसे भी लिख दो मोटा, ठीक है, चाहे ये भी लिख दो, कमीन। कमीन का मतलब बहुत निम्न। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, मान लो मैं फर्स्ट को देख लेता हूँ, कोई भी जो शब्द यहाँ लिखोगे, यहाँ देख रहे हो ना, जितने भी कैसा के बदले आप वर्ड लिखोगे हिंदी में, एकदम फुल गारंटी है स्टूडेंट्स कि यह विशेषण के अलावा अर्थात एडजेक्टिव के अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता। अब कहोगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि एडजेक्टिव अर्थात विशेषण ये एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या संज्ञा की विशेषता को बतलाता है। तो देख लीजिए, इस बालक के बारे में पूछा गया है, तो बालक के बारे में कैसा के बदले मैंने कहा बेईमान बालक चोरी करता है, शरारती बालक चोरी करता है, मोटा बालक चोरी करता है, ठीक है, कमीन, कमीन मतलब बहुत नीच किस्म का, बहुत ही नीच या दुष्ट किस्म का बालक चोरी करता है। तो स्टूडेंट्स ये जो शब्द देख रहे हो ना, ये फिक्स हैं, आना ही है इनको। आप आंसर जब भी देंगे स्टूडेंट्स, इनको नहीं लिखोगे तो जो भी शब्द लिखोगे वह विशेषण या एडजेक्टिव के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, ये 100% आप जान सकते हो। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो यह और यह दोनों मिलेंगे स्टूडेंट्स। मैंने लिखा है इंट्रोगेटिव वर्ड, यही इंट्रोगेटिव वर्ड स्टूडेंट्स, यही होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर आप लिखोगे हाउ, तो ये जो देख रहे हो हाउ, यह अभी तक तो क्लियर नहीं है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, ध्यान देना, अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे ही हम किसी नाउन को यहाँ पर लिखेंगे, यह 100% क्लियर हो जाएगा कि यह केवल इंट्रोगेटिव
एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन की विशेषता बतलाता है, नाउन यहाँ पर आ गया है। स्टूडेंट्स फॉर्मूला आप देख लो, मैंने यहाँ पे डू डज का प्रयोग किया ही नहीं, फिर नहीं किया। तो स्टूडेंट्स गौर से सुनना, जो मैं नियम बताने जा रहा हूँ, जो रूल बताने जा रहा हूँ। अगर किसी सेंटेंस के प्रारंभ में, सुनिए, अगर किसी सेंटेंस के शुरुआत में या प्रारंभ में प्रश्नवाचक विशेषण जैसे कैसा, कैसी, कैसे, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, कौन से इत्यादि शब्द आए हों तथा उनके बाद कोई संज्ञा अर्थात नाउन आया हो और दोनों मिलकर के कर्ता का काम कर रहे हों। किसका काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स? कर्ता, सब्जेक्ट का काम कर रहे हों, उस दशा में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डू या डज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? तब क्या करते हैं, अगर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद वाला जो शब्द है एक वचन होता है तो मेन वर्ब के साथ एस ई एस आई एस जरूरत के हिसाब से लगाते हैं। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद वाला जो नाउन है वह बहुवचन होता है तो एस ई एस आई एस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? ध्यान से वीडियो को देखना है, आप मेरी बातों को सुनना, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम टेंस में आनी ही नहीं है अगर आप सुनोगे तो। नहीं तो प्रॉब्लम आनी है, आप डू डज लगाओगे और गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हाउ बॉय, मैंने पहले की बात बोला है स्टूडेंट्स, ध्यान दो, मैंने पहले की बात बोला है। ठीक है, सेंटेंस में सबसे पहले आए, बाद में भी आ सकता है, लेकिन मैंने पहले की बात बोला है। तो हाउ बॉय, अब दूसरे नंबर देखो, ये हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड, ये हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड, ये हो गया नाउन, ये हो गया नाउन। क्लियर? दोनों मिलके काम किसका कर रहे हैं? सब्जेक्ट का। लेकिन मेन सब्जेक्ट कौन है? नाउन। ठीक है, हेड वर्ड जो है, हेड वर्ड या हेड, ठीक है, जो जिसको आप मुख्य शब्द बोलोगे, हेड सब्जेक्ट बोलोगे, वही होगा बॉय। ये तो इसकी विशेषता बता रहा है। अब आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब चोरी करना। चोरी करना क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्टील। क्या बोलते हैं? स्टील। तो स्टील है, ये एक वचन है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? स्टील। कंसोनेंट पे खत्म हो रहा है तो हाउ बॉय स्टील्स, और बाकी कुछ आया ही नहीं है, डिटरमिनर नहीं आया, ऑब्जेक्ट नहीं, अदर नहीं, क्वेश्चन वर्ड मार्क लगा देंगे। तो हाउ बॉय स्टील, कैसा लड़का चोरी करता है। स्टूडेंट बताओ, नहीं समझ में आया तो नियम आप ध्यान से सुनोगे समझ, क्योंकि देखो लोग कहते हैं कि टेंस का प्रभाव स्पीकिंग में नहीं पड़ता है, 100% नहीं पड़ता है, हमें पता है नहीं पड़ता है। स्पीकिंग एक अलग लहजा है, स्पीकिंग एक लहजा है, स्पीकिंग इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट रूप है। ठीक है, हम इसमें लॉन्ग वर्ड यानी लॉन्ग सेंटेंसेस फ्रेजेस का प्रयोग नहीं करते हैं, हम इसमें शॉर्ट सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं, बहुत शॉर्ट। जैसे वेयर आर यू गोइंग, अगर मैंने पूछ दिया वेयर आर यू गोइंग तो आप बोलोगे आई एम गोइंग टू जोधपुर। देखो जितना बड़ा मैंने बोला उतना बड़ा आपने बोल दिया। कैसी स्पीकिंग? अगर मैंने बोला वेयर आर यू गोइंग तो आप बोलोगे जोधपुर। देख लो, दिस इज स्पीकिंग। लेकिन स्पीकिंग में एक्यूरेसी, ठीक है, शुद्धता जो होनी चाहिए वह इनके माध्यम से जरूर मिलती है। टेंस उसमें सहयोग जरूर करता है, 100% करता है स्टूडेंट्स। आप इनकी नॉलेज आप रखोगे तो यह आपको बोलने में मदद 100% करेंगे तो करेंगे। अगर आप मदद लेना चाहोगे तो, नहीं लेना चाहोगे तो कोई मतलब नहीं है, तो बैठो लेकर के। लेकिन जो स्पीकिंग नहीं सीखा है, टेंस अच्छे से पढ़ा है, उसको ग्रामर की जानकारी है, वह भी स्पीकिंग करता है, वह भी बोलता है, लोगों से इंग्लिश में बातें करता है। क्यों? क्योंकि उसका एक टेंस बहुत मजबूत है, वह शॉर्ट शब्दों को भी याद करता है, उनको भी लर्न करता है, और इनकी सहायता से, ठीक है, वो मिला के बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही, ठीक है, ज़रूरतमंद है। इसको आप ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। अब देखो स्टूडेंट, ये फॉर्मूला था, अगर इसी को स्टूडेंट्स ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिख दूँ कैसे बालक चोरी करते हैं। देख लो स्टूडेंट्स, ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, अभी मैंने उसको चेंज कर दिया, कैसे बालक चोरी करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स?
बेईमान बालक, बात तो वही है, सारी चीज़ें वही है, लेकिन आपको एक चीज़ पता चल गया कि यहाँ पर बालक जो अभी पहले सेंटेंस में था सिंगुलर था, लेकिन यहाँ का जो बालक है वह सिंगुलर नहीं है, कई बालकों को बताया जा रहा है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आप ही देख लीजिए कैसे बालक चोरी करते हैं। बहुवचन, देखो बिंदी भी लग गया, एक लड़का नहीं है, कई लड़के हैं, शरारती, बेईमान, कुछ भी बोल लो। तो जब बहुवचन हो गया तो स्टूडेंट कुछ करना नहीं है, यहाँ का यस हटाना है, यहाँ लगा देना है। अरे भाई बालक बहुवचन हो गए ना, कई बालक हो गए, तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे? एस, बहुवचन दिखाना है ना। और जब ये बहुवचन हो गया तो वह भी बहुवचन चाहिए, तो वह भी स्टिल बहुवचन होती है, तो एस को हटा दो, जो सिंगुलर बना रहा था, एक वचन बना रहा था, एस को हटाओगे अपने आप बहुवचन हो जाएगी, दोनों टैली खा जाएंगे, सेंटेंस हो जाएगा सही। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो, नहीं होगा प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आप अगर इनको देखोगे ना, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आप समझिए, केवल इनको समझिए, कहाँ कैसे क्या हो रहा है। किसी भी चीज़ का ट्रिक होता है स्टूडेंट्स। पढ़ने वाले बहुत पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, याद करते हैं, याद ही नहीं होता है। कुछ ट्रिक वाले होते हैं, उसी में से उसको छोटा बना के गज़ब से याद करते हैं, खूब याद कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ट्रिक अपनाइए, मेन बातों को ज़रूर ध्यान दीजिए कि सर कहाँ से क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ से हटाया मैंने, यहाँ लगा दिया, ये बड़ी आसान चीज़ थी, यहाँ से हटा कर यहाँ लगाना, लेकिन बड़ी बात क्यों हटाया, क्यों लगाया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपका ये मैंने थर्ड पार्ट बताया, इस प्रकार से इसका ये होता है। आगे भी ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको बताऊंगा ये आपका, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर थर्ड पार्ट समाप्त होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, WH टाइप सेंटेंस का। इसी में स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि प्रॉब्लम हमको कब होती है, जब हम कुछ समझते ही नहीं हैं। जो भी चीज़ें हमको पढ़ाई जाती हैं वो हमारे दिमाग में घुसती ही नहीं है, क्योंकि हम उसको चाहते ही नहीं है कि एंटर करें। एंटर अगर करवाना है स्टूडेंट, थोड़ा सा अटेंटिवली देखना पड़ेगा। एक बार देख लीजिए, एक टेंस समझ जाइए, 11 टेंस तो लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे कि साहब बताइए क्या करना है, सब आते चले जाएंगे, लेकिन बस फर्स्ट टेंस बहुत ही अटेंटिवली आपको ध्यान देना है। तो स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का आपका WH टाइप सेंटेंस था। ये जो छोटे छोटे सेंटेंस थे, छोटी छोटी बातें थीं, ठीक है, उनको भी मैंने बताया, ठीक है, लेकिन छोटी बातें थीं, लेकिन इनमें बड़े अर्थ छुपे थे। स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्न भी पूछता है और नकारता भी है, तो वहाँ पे समस्या खड़ी हो जाती है, यार प्रश्न पूछ रहा है और नकार भी रहा है, दो बात एक ही में। तो ऐसे भी सेंटेंस आपको मिलते हैं। तो पहला आपने अफर्मेटिव पढ़ा, दूसरा नेगेटिव पढ़ा, तीसरा ठीक है इंट्रोगेटिव पढ़ा, उसमें यस नो टाइप पहला पढ़ा था, WH टाइप पढ़े, उसमें 3 पार्ट थे। अब इसमें चौथा जो आपका आ जाएगा, जो 4 है, वो आ जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स मैं उसको चाहता तो उसी सेंटेंस में बता देता है एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन मैंने उसमें नहीं बताया। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न के साथ साथ बात को, कार्य को नकारा जाने का भी काम किया जाए, वह प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस as well as to negates the action, यानी कार्य को नकारात्मक भी बनाएंगे और प्रश्न भी पूछेंगे। तो वही बात इसमें भी आ जाएगी। फर्स्ट सेंटेंस आपका वही था, एस नो टाइप सेंटेंस वाला, तो बात वही है स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूला वही आएगा। स्ट्रक्चर आप देख लो, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपने क्या लिखा था, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखा था, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ बदल जाएगी, जहाँ मेन वर्ब आ रही थी वहाँ नॉट आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका मेन वर्ब, फिर उसके बाद डीएम के बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर। स्टूडेंट्स इसी में हम सब देख लेंगे, क्वेश्चन वर्ड जरूर लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, हमने एक शब्द को लगा दिया। एक चीज़ आपको मैंने स्टूडेंट्स बताना है बस ट्रिक के रूप में। ये जो मेन वर्ब देख रहे हो ना, मेन वर्ब
और ये नॉट। मेन वर्ब के पहले यानी आगे ही शुरू में आपको नॉट हमेशा मिलेगा। नॉट कभी मेन वर्ब को क्रॉस करेगा ही नहीं। कुछ परिस्थितियाँ आती हैं स्टूडेंट्स, शॉर्ट में जब हम लिखते हैं तो उसमें क्रॉस कर जाता है, मैं बताऊंगा नीचे। लेकिन चाहे जो सेंटेंस हो, चाहे जो टेंसेज हो, आपको नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले ही मिलेगा, इसको देखना। और जब नहीं मिलेगा तो उसका कुछ कारण होगा, मैं बताऊंगा अभी। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल कर दें, क्या तुम काम नहीं करते हो? क्या तुम काम नहीं करते हो? अब देखो, बस इसी को जोड़ दिया। अब इससे पहले क्या था? क्या तुम काम करते हो? ऐसे ही था ना, हाँ मैं काम करता हूँ, नहीं मैं काम नहीं करता हूँ। लेकिन अब क्या हो गया? क्या तुम काम नहीं करते हो? इसका मतलब ये फाइनल क्वेश्चन पूछ दिया। फाइनल क्वेश्चन, इनको मन में कन्फ्यूज़न था, प्रश्न भी पूछ लिए और नहीं भी लगा दिए, काम को नकारने का भी काम कर दिए और प्रश्न भी पूछ लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पूछें। फॉर्मूला वही रहेगा, सब्जेक्ट को देख करके हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लग जाएगा? डू, आप भी जानते हैं। फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट आपके सामने उपस्थित है, कौन लगाओ? करता पाओ, तो डू यू। अब नॉट, तीसरे नंबर पे नॉट आएगा, नॉट लगा दिए। फिर मेन वर्ब आपका क्या हो जाएगा? वर्क या डू वर्क, दोनों सही है। वर्क लगाएंगे तो अकेला लगाएंगे, और डू वर्क लगाएंगे तो ये वर्क, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो डू यू नॉट वर्क हो गया। देख लो स्टूडेंट, जब भी नॉट आएगा वह मेन वर्ब से पहले ही आ जाएगा, कभी इनको क्रॉस नहीं करेगा, सिंपल है। अब जैसे क्या अंकिता गीत नहीं गाती है? क्या अंकिता गीत नहीं गाती है? तो अंकिता ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिख देंगे डज, फिर उसके बाद लिख देंगे अंकिता, ठीक है, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। देख लो स्टूडेंट्स, क्या कि इंग्लिश लिखनी नहीं है। ये अंकिता सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, फिर अंकिता सब्जेक्ट के रूप में लिख दिए, नॉट तीसरे नंबर पे है, मेन वर्ब सिंग गाना यानी गीत गाना, मैंने बताया था डिटेल में आपको, गाना खाना, ठीक है। तो गीत गाने के लिए यहाँ पर सिंग का प्रयोग होता है मेन वर्ब के रूप में, तो लगा दिया। क्या नहीं गाती है? गीत, गीत का होता है सॉन्ग, सॉन्ग से पहले ए का प्रयोग जरूर किया जाता है। तो देख लो, अब कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप, सिंपल है। मैं उसी में आपका जो तीसरा था इंट्रोगेटिव उसी में बता सकता था इसको, लेकिन नहीं बताया। मैंने कहा आपको एक बार अलग से बताता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, अगले जो टेंसेज हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट्स। तो इसी को अगर स्टूडेंट्स हम WH टाइप बना दें, देखो एकदम सिंपल है स्टूडेंट्स, आप तनिक भी मत घबराना कि सर डिफ़िकल्ट है, नहीं, बस कुछ नहीं है, बस मैंने एक शब्द जोड़ूंगा यहाँ पे, देख लो जोड़ दिया, ठीक है। अब इसी को मैं ऐसे कर देता हूँ, तुम क्यों काम नहीं करते हो, या तुम काम क्यों नहीं करते हो, बात एक ही है। इसी को स्टूडेंट मैं ऐसे कर देता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ, बराबर। अंकिता गीत, मान लो ऐसे आ जाएगा, कब नहीं गाती है, तो ये भी स्टूडेंट लगा दो वे और इनको यहीं रहने दो, डज, देख लो। नहीं समझ में आया स्टूडेंट्स? अरे WH टाइप है, इसका मतलब बीच में आएगा प्रश्नवाचक शब्द, तो बीच में कर दिया मैंने। अब बीच में करते हैं तो आप क्या करते हो, आगे लिखते हो तो आगे लिख दिया हो, बाकी तो वही रहेगा ना। सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू लगेगा, देख लो, हेल्पिंग वर्ब में से डू मैंने ढूंढ लिया, बहुवचन फिर सब्जेक्ट बाकी वही रहेगी। यहाँ पर वाई, अब मैंने किया अंकिता गीत कब नहीं गाती है, मतलब सुबह में नहीं गाती है, तो टाइम पूछ रहा, लगा दिया। अंकिता वही क्वेश्चन है तो डज, फिर नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो आप कितना सिंपल है। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है, लेकिन आपको समझना है। देखो कैसे मैंने किया, अभी क्या था, तो तुम क्यों काम नहीं करते हो, तो कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं, आप तो पढ़ चुके हो, लिख दिए। फिर कर्ता के पास जाते हैं, कर्ता एक वचन होगा तो डज, बहुवचन होगा तो डू, तो बहुवचन था तो डू लगा दिए, ये तो लगा ही था। फिर कर्ता लिखते हैं, कर्ता लिख दिए। फिर नॉट है तो नॉट लिखते हैं, मेनू होगा तो मेनू, बाकी है तो लिखते हैं, नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं।
कब बीच में आप पहले लगा दिए, अंकिता एक क्वेश्चन है तो डज लगा दिए, देख लो यहाँ पर है पहला दूसरा, फिर सब्जेक्ट अंकिता, फिर नॉट यहाँ पर है ही, मेन वर्ब सिंग है, डिटरमिनर ए के रूप में, ऑब्जेक्ट सॉन्ग और अदर नहीं आया है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो इस प्रकार से नेगेटिव वर्ड लगाते हैं। जब भी आप स्टूडेंट लगाओ मेन वर्ब से पहले लगा दो, उसको मेन वर्ब को जंप मत करो, आगे मत जाओ। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इस प्रकार से आपका WH टाइप का यह सेंटेंस होता है। दूसरा, इसमें स्टूडेंट्स आपने पार्ट 3 देखा था, देखे थे ना, तो हु वाला भी आता है स्टूडेंट्स। WH टाइप में हु वाला जो आता है आपको मैं बता दूं, तो जो हु वाले हैं तो जैसे लिख दिया हु प्लस डू या डज, ठीक है, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस डिटरमिनर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। देख लो, ये है आपका स्ट्रक्चर हु वाला। अभी आप पढ़े तो आ जाएगा, जैसे हु डज नॉट प्ले, देखो अब नॉट आ रहा है इसके साथ, यस है यस हट गया। कौन नहीं खेलता है, एक वचन तो डज नॉट लगा दिया। कौन नहीं खेलते हैं, बहुवचन है तो हु डू नॉट प्ले। देख लो, कौन नहीं खेलता है, कौन नहीं खेलते हैं। सिंपल। अगर एक क्वेश्चन को बताए तो डज नॉट लगा देना, बाकी तो आप रूल देखे ही हो। अगर बहुवचन को बताए तो डू नॉट लगा देना, बाकी तो रूल हो गए। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आपका ये होता है। लेकिन हाँ, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाला अगर आप देखोगे, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस नाउन वाला, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस नाउन वाला जो किसका काम कर रहे थे, सब्जेक्ट का, तो ये वाला फार्मूला लागू हो जाएगा। देख लो, तो उसको भी फार्मूला हम लागू कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसा लड़का चोरी करता, यही था ना, तो यही था, तो यहाँ लिख देंगे हाउ बॉय डज नॉट, देखो एक क्वेश्चन है, डज नॉट स्टील, ऐसे यस हटा देंगे। देख लो, वही वाला पहला वाला मैंने लिखा है एकदम सेम टू सेम। कैसा लड़का चोरी करता है तो मैंने लिख दिया कैसा लड़का चोरी नहीं करता है, तो ये लड़का एक क्वेश्चन था तो डज नॉट लगा दिए। देख लो, आपका इंट्रोगेटिव, फिर नाउन, इंट्रोगेटिव नाउन सब्जेक्ट के रूप में है, डू या डज, एक वचन था तो डज, नॉट लगा दिया, मेन वर्ब बाकी नहीं आया छोड़ देंगे। अब कैसे लड़के चोरी करते हैं वैसा था तो यहाँ पर नहीं आ गया तो लिख देंगे हाउ बॉय डू नॉट स्टील। देख लो स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, बस आपको समझना है। वही एग्जांपल मैंने सेम टू सेम लगा दिया, वहाँ पे डू डज नॉट नहीं लगता था, यहाँ पे डू डज नॉट लग रहा है। एक वचन और बहुवचन के अनुसार इसको आप देख सकते हो, देख लो, बाकी वही है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपका ये सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने शुरू में एक बात बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वह निश्चित नहीं होता है, लेकिन अगर उसको निश्चित करना पड़े तो हम क्या करते हैं, यही ना। तो उसको निश्चित करने के लिए हम थोड़ा सा उसमें यूज़ कर लेते हैं कुछ ऐसे वर्ड का, कुछ ऐसे शब्दों का जो कि वह अनिश्चित होते हुए भी निश्चित हो जाता है। उसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।